नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। जब हम छोटे थे, मतलब स्कूल कॉलेज में, तो बड़े सपने देखते थे। नौकरी मिलेगी तो ये करूंगा, वो करूंगा, एक बढ़िया सा घर होगा और 2-4 गाड़ी। पर जब नौकरी शुरू होती है तो पता नहीं ये सारे सपने कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस इन सपनों को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए ये सपने गायब नहीं होंगे। और अब सवाल उठता है कि कहां और कैसे निवेश करें। जैसे ही दिमाग में आता है ये सवाल, लिख डालिए योर मनी को, क्योंकि योर मनी को है आपके सपनों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान investonline.in के MD अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से गीतिका हमारे साथ है। गीतिका, क्या जानना चाहती है आप? Hello, Swati. Hi, Geetika. Hanji, Swati, I actually wanted to know about the various options available for investing in gold and which is the best of them. I was reading an article which said that ETFs are the best bet because in these you're actually buying physical gold, while the MFs and the FOFs, they actually invest in gold mining companies, and one is not actually investing in physical gold. So it is not necessary कि अगर gold की price बढ़ती है तो these companies will make profit and the MFs will grow. So which is the best thing gold लगाने के लिए? And market में MFs already इतने हैं, तो why would one actually go for a gold MF? Okay. So and how much return can one expect अगर gold MF में लगाते हैं? बेसिकली आपको गोल्ड में निवेश करना है गीतिका राय, और आप चाहती है कि फिजिकल गोल्ड ना लें, उसके झंझट से बच जाएं, और आप म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में निवेश करना चाहती हैं। और जो प्रॉफिट शो करेगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि फिजिकल गोल्ड में करना है कि एमएफ्स में करना है। ऑलराइट, चलिए हम पूछते हैं अभिनव। अभी तो इन्होंने पढ़ाई जरूर की है गीतिका ने, लेकिन रिसेंटली आई थिंक इन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को। अब ऐसे भी फंड्स अवेलेबल हैं जो सीधे सीधे गोल्ड से जुड़े हुए हैं, गोल्ड माइनिंग कंपनी से नहीं। एग्जैक्टली। सी, फर्स्टली आई थिंक इसमें 3 एस्पेक्ट हैं गोल्ड में। वन इज ETF, अब जो गोल्ड फंड्स आए वो। दूसरा है फिजिकल गोल्ड, ऑप्शन 3। ये जिस गोल्ड फंड्स की बात करें, ये हम जैसा उन्होंने बताया, ये एक्चुअली गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। पर अब जैसे कोटक गोल्ड का NFO चल रहा है, या रिलायंस गोल्ड जो अभी खत्म हुआ है, ये फंड डायरेक्टली इनके रिस्पेक्टिव ETFs में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोटक गोल्ड अगर आप NFO खरीद रहे हैं तो आप कोटक ETF ही खरीद रहे हैं। उसका बेनिफिट और दूसरा ये है कि व्हेन यू आर बाइंग कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड, यू आर एक्सपोजिंग ओनली टू द ETF एंड नॉट टू द माइनिंग कंपनीज। 1 2 इज आपको डीमैट चार्जेस या डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट ETF से भी कम अमाउंट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक गोल्ड का यूनिट जो ETF पे ट्रेड है, करीबन 2000-2100 के आसपास का ट्रेडिंग उसका वैल्यू है, पर इसमें आप 100 रुपये तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP ऑप्शन ले सकते हैं। आपके चार्जेस नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फंड भी चार्ज ले रहा है और आप ETF के भी चार्जेस भर रहे हैं। आप एक स्टैंडर्ड चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का चार्ज है, विच इज शेयर्ड विद ETF एंड द फंड ऑल्सो। So I think it's a brilliant option, and sure, I mean ETF compared to actual gold जो आप परचेज करते हैं, थोड़ा उसमें ट्रैकिंग एरर मैकेनिज्म होता है, but it's very negligible। एक इन्वेस्टर को उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं फिजिकल गोल्ड लूंगी मेरे को ETF से 10% ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। और जितनी सहूलियतें मिल रही हैं उसके हिसाब से इस डिफरेंस को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। गीतिका, दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल मेरा और नहीं है कोई। अच्छा, नहीं है, बस ऑल राइट, ठीक है गीतिका। होपफुली आपको अपने इकलौते सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से गिरिजेश साहू हमारे साथ हैं। गिरिजेश, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं जिससे लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन मिल पाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरी शादी हुई है और मैं 29 ईयर ओल्ड हूँ। अच्छा। और मेरी सैलरी 30,000 पर मंथ है। अभी मैंने जस्ट जीवन आनंद में और मनी बैक पॉलिसी में 30,000 पर ईयर लगा रहा हूँ। अच्छा। ओके, अब मैंने एक PPF अकाउंट भी ओपन किया है जिसमें 2,000 रुपए पर मंथ में वहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक मैं अभी टर्म फॉर्म भी लेना चाहता हूँ, टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिसको मतलब कौन सा अच्छा रहेगा इसके लिए मुझे आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। LIC कैसा रहेगा? एंड इसके अलावा मुझे 5 साल में 10 लाख रुपए बनाना चाहता हूँ मैं, फॉर बाइंग टू होम। इसके लिए
किधर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड से अगर लेना चाहें तो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा? ठीक है गिरिजेश, चलिए हम पूछते हैं अभिनव से। अभिनव, एक तो इनको टर्म प्लान लेना चाहिए, खुद भी जानते हैं कि चाहिए, लेकिन कौन सा ले, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है। और दूसरा, ये चाहते हैं 5 साल में 10 लाख रुपए बनाना। क्या ये ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं या पॉसिबल है? और कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर ये चाहते हैं अपने टारगेट को रीच करना? तो देखिए, पहले मैं टर्म प्लान की बात करूँ। बेसिकली टर्म प्लान एक सिंपल इंश्योरेंस प्लान है, तो आइडियली ये जितनी कंपनीज हैं इनके कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, जहाँ पे इनको जो टर्म प्लान है उसमें कितना प्रीमियम का बेनिफिट हो रहा है और कितना मैक्सिमम कवर मिल सकता है जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। बिकॉज टर्म प्लान में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ प्लेन कवर। तो जहाँ इनको ज़्यादा लाइक बेनिफिट मिले फ्रॉम प्रीमियम पर्सपेक्टिव, वो ले सकते हैं। कमिंग टू कि वो 5 साल में 10 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, तो और मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो SIP ही ऑप्शन चूज करें। लार्ज कैप फंड्स चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन होगा कि वो HDFC टॉप 200 या ICICI फोकस्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें इक्वल अमाउंट्स। इनको कम से कम मेरे हिसाब से 12,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ऑन अ मंथली एवरेज, अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करें। हाउएवर अगर इस समय इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ये अमाउंट पीरियोडिकली बढ़ाते रहें कि एवरेज इनका 12,000 के आसपास आए, तो जिससे उनका टारगेट अचीव हो। अगर इनको म्यूचुअल फंड्स का कुछ नॉलेज नहीं है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लार्ज कैप्स कैसे होते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, तो प्योर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो इंडेक्स फंड, HDFC का इंडेक्स फंड या कैनरा का इंडेक्स फंड है, कोई भी इंडेक्स फंड, निफ्टी और सेंसेक्स बेस्ड फंड यूज कर सकते हैं, जो इंडेक्स का बेसिकली रिटर्न टू क्वाइट एन एक्सटेंट कैप्चर करता है। ऑलराइट, गिरिजेश आप हमारे साथ हैं? जी। गिरिजेश, ये बताइए कि आप हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं? आपकी कैपेसिटी कितनी है अभी निवेश करने की? मैं अभी जैसे मेरी 30,000 मुंबई में रहता हूँ, तो लगभग मतलब 7 से 8 हजार रुपए तक हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसमें। ओके, तो अगर ये 7 से 8 हजार अभी निवेश करना शुरू करें तो इन्हें हर साल कितना बढ़ाना पड़ेगा अपने टारगेट को रीच करने? अप्रॉक्सीमेटली 2 साल इनको और बढ़ाना, 2 से 3 साल, 2 से 2.5 साल का एवरेज इनको बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको 10 लाख रुपए अचीव करना है। या तो 8,000 अभी कर, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगले साल उसको और थोड़ा बढ़ाएं, तो थोड़ा एवरेजिंग में भी एक बेनिफिट आएगा जो आपका एवरेज इन्वेस्टिंग है। बट आई थिंक SIP कर रहे हैं तो पीरियड थोड़ा लंबा रखें और बेटर है। 5 साल के बजाय 7-8 साल देखें तो डेफिनेटली रिटर्न्स में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हम कैलकुलेट करते हैं कंजर्वेटिव नेचर में। 12% इज प्रीटी ओके इन इक्विटी मार्केट्स एज एन एवरेज रिटर्न। तो वही बेसिस लेके चलें, जो 15, 20, 30, 40% होते हैं, उसको एक अपना एवरेज नहीं बनाएं फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न्स। ऑलराइट, तो गिरिजेश आप शुरुआत कर सकते हैं ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर HDFC टॉप 200, इन दोनों के बीच अपने इन्वेस्टमेंट को बांट दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं इन दोनों फंड्स के साथ और आपको अगर थोड़ा भी एक्सपोजर नहीं है, आप डर रहे हैं कि अभी एकदम से घुसते ही बाजार में कोई लार्ज कैप फंड की तरफ जाए या ना जाए, तो आप इंडेक्स फंड को भी चेक कर सकते हैं। HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स और कैनरा का निफ्टी इंडेक्स फंड, आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फिलहाल अगर 7-8 हजार रुपये आप निवेश कर सकते हैं हर महीने, आगे चलते हुए हर साल इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ाइए और हो सके तो आपको जो टाइम होराइजन है 5 साल का, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, तो आपको अपने जो टारगेट है उस तक पहुंचने में आसानी होगी। और अभी अगर आप बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, चाइल्ड प्लान या फिर म्यूचुअल फंड? जानेंगे अभिनव से इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल, लखनऊ से गौरव हमारे साथ है। गौरव, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। और जैसा कि आपने ईमेल मेरा देखा होगा जी, जैसे मैंने उसमें बताया कि मैंने जो SIP मेरी चल रही है, एक UTI की टैक्स सेविंग में और रिलायंस की टैक्स सेविंग में है। इसके साथ साथ में एक HDFC का भी टॉप 200 में पे है 1000 की SIP। ओके, तो ये मैं पूछना चाहता था कि जो ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो इसको मैं अभी रिलायंस और UTI वाले और ये तीनों मेरी जो SIP है इनको मैं लॉन्ग टर्म से देखना चाहता हूँ, तो ये किस तरह से मेरे लिए बेनिफिशियरी है? लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल का टाइम आप लेके चल रहे हैं इनके लिए? मैं 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर्स। इसके अलावा कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप गौरव? हाँ, मैं आफ्टर मार्च
अबाउट 2000 पर मंथ और लेना चाहता हूँ SIP के थ्रू ही, अच्छा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं जो 2000 और दूंगा वो इन्हीं कहाँ SIP पे? में किसी एक में दूं? ओके, ठीक है। अब मेरा कैसा है इनका पोर्टफोलियो, जो 3 फंड्स हैं जिसमें 2 टैक्स सेविंग फंड्स हैं, सफिशिएंट है या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, रिलायंस और यूटीआई हैं। मेरे हिसाब से यूटीआई अगर स्कीम चेंज करके अगर कैनरा को टैक्स सेवर लें तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ बेटर स्कीम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास परफॉर्मेंस सेम रहेगी, बट कंसिस्टेंसी ऑफ की फंड भी हम देखते हैं जनरली, और टेक्निकली आल्सो दिस फंड लुक्स बेटर देन द यूटीआई टैक्स सेविंग फंड। एक दूसरा मैं इनको बताना चाहूँगा कि इंश्योर करें कि ये डिविडेंड पे स्कीम्स में जनरली लोग गलती करते हैं कि वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ले लेते हैं टैक्स सेविंग में, तो री इन्वेस्ट भी इज़ लाइक अ परचेस। तो बेसिकली वो भी पैसे लॉक हो जाते हैं आपके 3 साल के लिए। तो या तो ग्रोथ ऑप्शन में रहें या डिविडेंड पे में रहें। एक जिनको एडिशनल फंड्स इन्वेस्ट करने हैं वो टॉप 200 में ही करें और नए फोलियोज क्रिएट ना करें, कुछ करके कोई सेंस वैसे नहीं है। तो माइट एज वेल टॉप 200 फोलियो है उसी में ऐड करते रहें। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, अमिताभ फ्रॉम दिल्ली। या मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली अगर बेबी गर्ल्स 2 मंथ बैक, तो उसके फ्यूचर एजुकेशन के लिए मुझे फंड रेजिंग का प्लानिंग करना था। अच्छा, तो उस हिसाब से आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द चाइल्ड प्लान्स लाइक अविवा, यंग स्कॉलर एंड ICICI प्रो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई फील आई मे बी रॉन्ग कि ये यूलिप पॉलिसीज जो है चाइल्ड प्लान्स एंड ऑल, इससे ज्यादा ग्रोथ म्यूचुअल फंड में होगी। एंड रहा सवाल इंश्योरेंस का, सो आई कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म प्लान आल्सो, which may be somewhere 75 lakhs or 1 crore like. तो इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था कि whether I should go for mutual funds or I should go for any child plan. My ultimate goal is to ऑल राइट अमिताभ, पहले तो आपको बधाइयाँ, आपके घर में लक्ष्मी आई है और लक्ष्मी आने के साथ ही आपने एकदम सही थॉट प्रोसेस भी आपका पकड़ रहा है, धीरे धीरे लगता है, क्योंकि यूलिप के जरिए कॉर्पस बिल्डअप करना या फिर म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान के जरिए एक कंप्लीट प्लानिंग करना, दोनों में बेहतर क्या होगा? जो ये सोच रहे हैं वो सही है? बिल्कुल एकदम सही बात है। आई थिंक उनका एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। मैं भी यही राय उनको देता कि यूलिप को आई थिंक इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट समझ के लेना, प्योर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रियली ट्रू। का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जनरली जब आपको ये इंश्योरेंस एजेंट्स आके आपको ये प्लान्स बेचते हैं, वो आपको NAV परफॉर्मेंस दिखाते हैं। NAV परफॉर्मेंस डज नॉट इंक्लूड एनी चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं आपको सेपरेटली डेबिट होते हैं आपके अकाउंट में। तो NAV परफॉर्मेंस इज अ रॉन्ग वे ऑफ एनालाइजिंग यूलिप्स। इट इज़ वेरी आइडियल कि आप प्योर टर्म प्लान्स लें, जितना ज़्यादा अमाउंट लें उतना बेटर है, बिकॉज वो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैच होना चाहिए। तो अगर वो 75 लाख से 1 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं इनकी इनकम के हिसाब से, और वो अमाउंट सफिशिएंट है फ्यूचर में उसके इंटरेस्ट पे लाइफस्टाइल अगर उनको कंटिन्यू करनी है, तो डेफिनेटली प्योर टर्म प्लान लें और म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अब इनका होराइजन काफ़ी लंबा है और न्यू बॉर्न के लिए तो मेरे हिसाब से 18 से 20 साल तक का तो होराइजन होगा इनका। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान बनाएं, मतलब एक लार्ज कैप लें और एक मिड कैप लें। तो ये एक फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, DSP ब्लैक रॉक का अपॉर्चुनिटीज फंड ले सकते हैं। अगेन ये काफ़ी पुराने फंड्स हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इनकी। 25% प्लस रिटर्न्स हैं 7 to 10 ईयर्स के एवरेज में। वंस अगेन ज़रूरी नहीं है रिटर्न्स कंटिन्यू होंगे, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा ये 2 पोर्टफोलियोज चूज़ करें। और कितना निवेश करना शुरू करें अभी से? अगर हम मान के चले कि 15-20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी उनको 20 लाख रुपए तक 18 से 19 साल में, तो कितना निवेश करने की ज़रूरत है उनको हर महीने अभी से? 15-20 लाख रुपए अगर उनको 18-20 साल में चाहिए तो महीने के 3,000 रुपए भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी आज की एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए अगर एजुकेशन के लिए चाहिए तो 20 साल बाद को कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे। तो वो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए व्हेन मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि अगर लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने हो तो किस तरह के फंड देंगे सबसे ज्यादा रिटर्न। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
वेलकम बैक योर मनी में। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। बदायूं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद इशराक मसूद हमारे साथ हैं। इशराक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आज बस बढ़िया मैम। मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा था और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जी जी। और मेरा गोल है मतलब सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का है और कुछ नहीं। और जो टाइम पीरियड मेरे पास है वो लगभग 30 साल का है जी जी। और मैं SIP के थ्रू 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट। और कितने सालों के लिए बोल रहे हैं आप इशराक जी? 30 साल के लिए। 30 साल के लिए, ठीक है। 30 साल के लिए चाहते हैं, 2000 रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं। इनफैक्ट कहाँ से शुरू करें अभिनव? देखिए, काफ़ी लंबा समय इन्वेस्ट करने के लिए तो अगर 1 करोड़ का भी अगर मैं एवरेज पकड़ूं इनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके हिसाब से 3000 रुपये अगर महीना करें एवरेज इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। अच्छा। इतना लंबा पीरियड है, यंग है, तो मेरे हिसाब से इनको एक मिड कैप फंड ही चूज़ करना चाहिए। 1 या 2 मिड कैप फंड ले लें या एक अग्रेसिव फ्रंट रनर और 1 मिड कैप फंड लें। उस हिसाब से इनका एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो काफ़ी काम आएगा इतने लॉन्ग टर्म में। तो सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप फंड है, आपका बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है, ओके। आई मीन HDFC इक्विटी फंड है। और इनका मतलब 2 से ज़्यादा स्कीम ना रखें और इनमें कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें तो आई थिंक गोल इज़ नॉट टू मच। इन्वेस्टमेंट पीरियड काफ़ी अच्छा है तो ऑप्शंस काफ़ी आप दे सकते हैं। ऑलराइट। आपने कहा कि 2 से ज़्यादा स्कीम ना रखें, ये तो आपकी सलाह थी इशराक के लिए। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 19 फंड्स होते हैं। हमारे पास एक ईमेल आया था रविकांत जी का, जिनके पोर्टफोलियो में कुल 19 फंड है और ऐसा कोई भी फंड हाउस उन्होंने छोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट हर जगह निवेश कर दिया है। तो क्या आप सलाह देते हैं कि 19 फंड रखें पोर्टफोलियो में या फिर उसको एकदम काट छाट के 3, 4, 5 तक ला के छोड़ दें? देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को नरिश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को संभाल पाएँ, कंसोलिडेट कर पाएँ, या आप समझ पाएँ कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा है, तो डेफिनेटली जितने कम रहे उतना अच्छा है। मेरे एक बड़े काबिल दोस्त ने एक बार कहा था, बोले आपके पास अगर आपके पास 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, 2 बच्चों की परवरिश आप बेटर कर पाएंगे जी। छोटा परिवार, खुशी परिवार, या 4 या 6 या 8 बच्चे, एज लॉन्ग एज आपकी स्कीम्स अच्छी हैं इन्वेस्टमेंट की और आपका आपका फोकस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे ख्याल से 2 से 4 स्कीम से ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो में, चाहे वो पोर्टफोलियो कितना भी बड़ा हो जी। अगर आप 10 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं, तो 4 स्कीम बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, एज लॉन्ग एज स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा है जी। तो आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे आपने क्यों पैसे लगाए और कैसी ग्रोथ होनी चाहिए, हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आप 20 स्कीम डाल देंगे तो आप एनालिसिस खुद ही करते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें मेल करते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। SMS करने के लिए लिखिए YM, स्पेस छोड़ के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।